अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास एवापोरेशन। तो एवापोरेशन हम किसे कहते हैं? एवापोरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है हमारे पास लिक्विड के सरफेस से वेपराइजेशन होती है। मीन जो वेपर्स बनते हैं वो लिक्विड के सरफेस से बनते हैं। प्रैक्टिकली जब हम देखें तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा। मीन्स अगर नॉर्मली हम रूम टेम्परेचर पे किसी लिक्विड को रखें और उसके सरफेस से जो है वेपर्स बने तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। इसीलिए जो है क्या किया जाता है कि लिक्विड को बॉयल किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास वेपर्स बन रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। ठीक है, उस लिक्विड के अंदर से वो वेपर्स निकल रहे होते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिकल डेफिनेशन अगर हम एवापोरेशन की देखें तो ये जो है लिक्विड की रिमूवल है किसी भी सॉल्यूशन से बाय बॉयलिंग द लिक्विड। मतलब हम उससे जो मटेरियल है हमारे पास जो लिक्विड है उसको हम बॉयल करेंगे और उसको बॉयल करके उससे जो है लिक्विड को रिमूव किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है, इन सूटेबल वेजल कोई भी जो है हम वेजल या जो है इस तरह का इक्विपमेंट यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम लिक्विड को प्लेस करते हैं। ठीक है, और पीछे हमारे पास जो है कंसनट्रेटेड लिक्विड बच जाता है या कंसनट्रेटेड हमारे पास जो है लिक्विड बचता है। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एवापोरेशन को, सबसे पहला टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करें तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से एवापोरेशन इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा वैसे ही जो है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ेगी तो वो वेपर्स जल्दी से बनेंगे। मगर इसमें कुछ चीज़ें हैं, लाइक हमारे पास थर्मोलेबिलिटी है। मतलब कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाते। एग्जांपल हमारे पास हार्मोन्स वगैरह हैं, ग्लाइकोसाइड, एंजाइम्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। तो उसमें हमें जो है टेम्परेचर का ख्याल करना पड़ता है। इसके अलावा जो है स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ सब्सटेंस की, जैसे हमारे पास जो है ना माल्ट एक्सट्रैक्ट की जब भी एवापोरेशन कर रहे होते हैं तो उसका जो है प्रेशर रिड्यूस किया जाता है। सेकेंड हमारे पास टाइम ऑफ एवापोरेशन। टाइम ऑफ एवापोरेशन कैसे इफ़ेक्ट करेगा एवापोरेशन को? अगर हम हाई टेम्परेचर दे रहे हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए तो वो जो है ना उसको डिस्ट्रॉय इतना नहीं कर पाएगा। ठीक है, मीन्स हमने एक साथ हाई टेम्परेचर दे दिया मगर वो शॉर्ट टाइम के लिए दिया तो वो हमारे मटेरियल को इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा जितना हम जो है लो अमाउंट में टेम्परेचर दें फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मतलब एक लंबे अरसे तक हम जो है उसको टेम्परेचर देते रहें और टेम्परेचर हालांकि कम है मगर वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट पीरियड वाले के। एग्जांपल हमारे पास फिल्म एवापोरेटर जो है वो लेस टाइम लेते हैं। मतलब उनमें जो है टाइम कम रिक्वायर्ड होता है क्योंकि उसमें एक पूरी फिल्म मौजूद होती है, सरफेस एरिया उसको ज़्यादा मिल जाता है हीट के लिए, तो उसमें हीट ज़्यादा देते हैं हम और जो है ना टाइम कम रिक्वायर्ड होता है। जबकि एवापोरेटिंग पैन्स में इसके उल्टा होता है, उसमें जो है हमें हीट कम देनी पड़ती है मगर ज़्यादा टाइम के लिए। इसके अलावा मॉइस्चर कॉन्टेंट, कुछ जो है ना कंस्टिट्यूएंट्स हमारे पास डीकम्पोज हो जाते हैं जब भी ये हमारे पास टेम्परेचर और मॉइस्चर हो। मतलब मॉइस्चर और टेम्परेचर की मौजूदगी में कुछ कंस्टिट्यूएंट्स हमारे पास ब्रेक डाउन होंगे या ख़राब हो जाएंगे। एग्जांपल जैसे हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा तो हमारा मटेरियल जो है ख़राब होगा। तो इससे बचने के लिए जो है ना एवापोरेशन कंसनट्रेटेड कंडीशन पे की जाती है। मतलब पहले उसको जो है ना लो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, लो टेम्परेचर करके उसको कंसनट्रेटेड बनाया जाता है और फिर फाइनल जो ड्राइंग होती है ना वो हाई टेम्परेचर पे की जाती है। एग्जांपल है इस मेथड के थ्रू जो हम करते हैं बेलाडोना ड्राई एक्सट्रैक्ट। इसके अलावा टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड। अब किस तरह का हमें जो है ना प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है उससे भी जो है एवापोरेशन पे फ़र्क पड़ेगा। एवापोरेटिंग पैन्स जो है ना वो हमें लिक्विड या ड्राई प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं, जबकि फिल्म एवापोरेटर हमें जो है सिर्फ लिक्विड प्रोडक्ट्स देते हैं। तो प्रिलिमिनरी कंसंट्रेशन जो है वो हम एक इक्विपमेंट में कर सकते हैं और फाइनल जो हमें ड्राइंग करनी हो वो हम दूसरे जो है कंटेनर में या दूसरे इक्विपमेंट में कर सकते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन का क्या इफ़ेक्ट होगा एवापोरेशन पे? जैसे जैसे हमारे पास लिक्विड या लिक्विड कंसंट्रेटेड होता रहता है ना तो उसकी वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गई, हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो अल्टीमेटली जो थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट्स होंगे ना, थर्मोलेबाइल मटेरियल होंगे वो डिस्ट्रॉय होंगे, उनमें चांसेस होंगे कि डैमेज हो जाए वो हमारे पास। इसके अलावा जो है रिडक्शन हो जाती है टेम्परेचर ग्रेडियंट की, विस्कोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है और जो है हीटिंग सरफेस के ऊपर एक सॉलिड बिल्डअप भी होता रहता है क्योंकि जहाँ से हीट मिल रही है वहाँ पे कंसनट्रेटेड हमारे पास फॉर्म में लिक्विड आ रहा है तो वो एक सॉलिड बिल्डअप वहाँ पे बनता रहेगा। सॉलिड बिल्डअप को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कंटिन्यूसली जो है टर्बुलेंट फ्लो, मतलब वहाँ पे जो है फ्लोज का इंक्रीज़ कर दिया जाए तो सॉलिड वहाँ पे बिल्डअप ना होने दिया जाए। एवापोरेटर्स जो है ना अपनी मूवमेंट की बेसिस पे क्लासीफाई किए गए हैं। नेचुरल सर्कुलेशन एवापोरेटर
फिल्म एवापोरेटर, फोर्स सर्कुलेशन एवापोरेटर। सबसे पहला जो हमारे पास नेचुरल सर्कुलेशन एवापोरेटर है, उसमें हमारे पास है एवापोरेटिंग पैन। एवापोरेटिंग पैन में क्या होता है कि एक जो है ना हेमीस्फेरिकल बाउल टाइप होता है, उसमें जो है एक हमारे पास जैकेट मौजूद होती है जो स्टीम जैकेट है, और उसके अंदर हमारे पास सब्सटेंस रख दिया जाता है, और फिर जो है प्रोडक्ट आउटलेट होता है, जैसे जैसे मतलब प्रोडक्ट ड्राई होता रहेगा आउटलेट के थ्रू बाहर निकलता रहेगा। अब हेमीस्फेरिकल या शेल और पैन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो कॉपर या स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, उसके अराउंड में एक जैकेट मौजूद थी, ठीक है। अब हेमीस्फेरिकल ये हमारे पास जो बाउल है, इसकी वजह से हमारे पास सरफेस टू वॉल्यूम रेशो जो है ना वो बेस्ट मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एवापोरेशन उतनी अच्छी होगी, तो इसमें जो है हमें सरफेस टू वॉल्यूम रेशो अच्छा मिल जाता है। अब हम जो है ना मटेरियल जब निकाल रहे हो तो टिल्ट भी कर सकते हैं इसको, जो हमारे पास हेमीस्फेरिकल पैन है, मगर ज़्यादा सूटेबल क्या होता है कि बॉटम में उसके जो है वो आउटलेट दिया जाए जहाँ से हम प्रोडक्ट कलेक्ट कर सकें। एग्जांपल है हमारे पास लिकोराइस की जो एक्सट्रैक्ट बनाए जाते हैं वो हम एवापोरेटिंग पैन्स के थ्रू बना रहे होते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें तो एडवांटेज इसका क्या है कि सिंपल है, उसके अलावा ये जो है सस्ता है, हमारे पास इजी टू यूज़ वो है प्रोसेस, और साथ साथ इसकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस बहुत इजी है। डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें, ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो है वो पुअर है, मतलब जो हीट ट्रांसफ़र ओवरऑल हम देखें वो इतनी प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा जो है ना सॉलिड डिपॉजिशन या फोमिंग का प्रॉब्लम भी इसमें आ जाता है, सॉलिड वहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए। थर्मोलेबाइल मटेरियल्स के लिए सूटेबल नहीं है ये। हीटिंग सरफेस लिमिटेड है, तो हीटिंग जैसे जैसे मतलब हमारे पास मटेरियल कंसनट्रेटेड होता रहेगा ना, कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट में हीटिंग एरिया कम होता जाएगा, क्योंकि वो नीचे नीचे आता जाएगा तो हीटिंग एरिया उसको कम मिलता रहेगा, फिर जो है सरफेस उसका कम हो जाएगा। इसके अलावा एटमॉस्फेयर की सेचुरेशन हो सकती है, क्योंकि जब वो लिक्विड हमारे पास एवापोरेट होके जा रहा है तो वो बाहर ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा, एटमॉस्फेयर की सेचुरेशन हो सकती है वहाँ पे। जैसे जैसे ज़्यादा वेपर्स जाते जाएंगे तो फिर वो जो है फर्दर वेपर्स को बाहर नहीं आने देगा। इसके अलावा ये सूटेबल है सिर्फ एक्वस लिक्विड्स के लिए। सेकेंड हमारे पास है एवापोरेटिंग स्टिल्स। एवापोरेटिंग स्टिल्स को कॉमनली हम जो है स्टिल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है वेजल की तरह होती है। ऑफन ये जो है हमारे पास क्विक रिलीज सिस्टम है, इसमें जो है हमारे पास क्लैम्प्स भी अवेलेबल होते हैं। अब अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें, सिंपल है, इसके अलावा इजी टू यूज़ है, क्लीनिंग और मेंटेनेंस इसकी आसान है, वेपर्स इसमें जो है वापस कंडेंस हो सकते हैं, तो इसीलिए जो है एवापोरेशन स्पीड अप होती है और सॉल्वेंट रिकवरी भी। अब यहाँ पे देखें इसका जो है डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि वेपर्स हमारे पास जो उड़ेंगे वो कंडेंस होकर कलेक्ट हो सकते हैं, तो एक तो सॉल्वेंट की रिकवरी भी हो सकती है, दूसरा क्या होगा कि एटमॉस्फेयर सेचुरेटेड नहीं होगा, क्योंकि कंडेंसर की मदद से हमारे पास जो है वेपर्स जाके दूसरी तरफ कलेक्ट हो रहे हैं या निकलते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर हमारे पास सेचुरेटेड नहीं होगा, तो उसकी वजह से एवापोरेशन का प्रोसेस स्पीड अप होगा। इसके अलावा वैक्यूम पंप भी इसमें हम फिट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज देखें तो नेचुरल कन्वेक्शन होती है इसमें, सिर्फ मतलब कोई हम फोर्स्ड वो कन्वेक्शन नहीं करा रहे, मूवमेंट वगैरह नहीं करा रहे, सिर्फ नेचुरली कन्वेक्शन होती है। और इसमें जो है पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो सारा टाइम हीट लेता रहता है, तो चांसेस हैं कि हीट की वजह से जो है थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस को इफेक्ट हो। इसके अलावा हीटिंग सरफेस लिमिटेड है इसके अंदर। थर्ड हमारे पास है शॉर्ट ट्यूब एवापोरेटर। शॉर्ट ट्यूब एवापोरेटर में जो है ना एक ट्यूब का नेस्ट होता है, मतलब मल्टीपल ट्यूब्स हमारे पास मौजूद होती हैं जिन्हें हम कैलेंड्रिया भी कहते हैं। अब स्टीम हीटेड ट्यूब्स किस लिए प्रोवाइड की जाती है, ताकि हीटिंग को इम्प्रूव किया जा सके, ज़्यादा हीटिंग दी जा सके, ठीक है। ये ट्यूब्स जो है 1 से 2 मीटर लेंथ में और जो है 40 से 80 mm डायमीटर में होती है। अब ट्यूब्स का नंबर कितना भी हो सकता है, 1000 भी हो सकती हैं, ठीक है। और जो हमारे पास वेजल का डायमीटर है वो 2.5 मीटर या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लिक्विड जो है ना वो इन ट्यूब से थोड़ा सा ऊपर लेवल पे मेंटेन किया जाएगा। अभी आप डायग्राम में देखें तो लिक्विड इनलेट है, वो इन ट्यूब से थोड़ा ऊपर जो है लिक्विड के लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। अब क्या होगा कि ट्यूब्स जो है वो कंटिन्यूसली उस लिक्विड को हीटिंग प्रोवाइड कर रही होंगी, जिसकी वजह से वेपर्स बनेंगे और वो वेपर्स ऊपर जाएंगे और कंडेंसर की मदद से जाके कलेक्ट हो जाएंगे। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें, एडवांटेजेस क्या है कि हीटिंग एरिया इंक्रीज़ हो जाता है 10 से 15 गुना ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू एवापोरेटिंग पैन्स के, क्योंकि ये ट्यूब्स जो है हमने कहा कि हर ट्यूब्स के अंदर जो है हमारे पास स्टीम मौजूद है, तो उसकी वजह से हीटिंग एरिया अब इंक्रीज़ हो गया। इसके अलावा विगोरियस सर्कुलेशन हो रही होती है, तो उसकी वजह से बाउंड्री लेयर्स ख़त्म हो जाती हैं। अब
कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र बढ़ जाएगा। मतलब अब बार बार वो जो मूवमेंट सर्कुलेशन हो रही है हमारे पास लिक्विड की, तो उसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा हो जाएगी, 3 से 5 गुना ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू एवापोरेटिंग फैंस के। इसके अलावा वेपर्स को हम कंडेंस कर सकते हैं तो एटमॉस्फेयर की सैचुरेशन नहीं होगी, इसीलिए जो है एवापोरेशन का प्रोसेस हमारे पास स्पीड अप होगा और सॉल्वेंट की रिकवरी भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें वैक्यूम पंप को भी फिट किया जा सकता है और लार्ज स्केल्स पे और कंटिन्यूस ऑपरेशंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल हमारे पास है कैस्कारा, शुगर, सॉल्ट या कास्टिक सोडा के जो भी प्रोडक्ट्स हम जो है उनसे एवापोरेशन इस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें तो इसमें जो है ना हमारे पास लिक्विड जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए हीट हो रहा होता है। उसके अलावा ये जो हम प्लांट यूज़ कर रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ हो, मतलब 0.25 बार भी अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिल्म एवापोरेटर्स। फिल्म एवापोरेटर्स में क्या होता है कि मटेरियल जो है ना हीटेड सरफेस के ऊपर पूरा फैला दिया जाता है, लाइक एक फ़िल्म बना दी जाती है ना किसी मटेरियल की, तो इस तरह से वो जो है हीटेड सरफेस के ऊपर मटेरियल लगा दिया जाएगा। फिर उसकी वजह से जो है हीट ट्रांसफ़र भी बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली एवापोरेशन भी, क्योंकि उसको सरफेस एरिया ज़्यादा मिल रहा है। अब ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगी और अल्टीमेटली एवापोरेशन ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग ट्यूब एवापोरेटर। लॉन्ग ट्यूब एवापोरेटर में क्या होता है कि स्टीम जैकेटेड ट्यूब्स मौजूद होती हैं, जिनकी हमारे पास जो है लेंथ तकरीबन 7 सेंटीमीटर होती है और डायमीटर 50 mm होता है। ठीक है, बहुत ही लार्ज एवापोरेटर ट्यूब्स हमारे पास इसके अंदर लगी हुई होती हैं। इसमें क्या किया जाता है कि लिक्विड फिल्म जो है ना वो हमारे पास इन ट्यूब्स की साइड से ऊपर की तरफ जाती है और फिर वापस गिर रही होती है उसी ट्यूब से। ठीक है, ये जो हमारे पास मतलब लिक्विड जाएगा वापस फिर आकर गिरेगा, वो 6 से 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी से लिक्विड जो है मूव कर रहा होता है। वेपर पास होते हैं कंडेंसर के थ्रू और फिर जो है जाके रिसीवर में कलेक्ट हो जाते हैं। डायग्राम देखें तो इस तरह से हमारे पास ये ट्यूब्स हैं, उनके अंदर लिक्विड मौजूद है। ये लिक्विड ऊपर जा रहा है और फिर जो है वापस इसी में आके गिर रहा होता है हमारे पास ट्यूब्स के अंदर। फिल्म एवापोरेटर अब हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। क्लाइंबिंग फिल्म एवापोरेटर, फॉलिंग फिल्म एवापोरेटर और एक हॉरिजॉन्टल होता है। क्लाइंबिंग में क्या होता है कि हमारे पास इनलेट जो है ना वो नीचे से लगा हुआ होता है, तो उसकी वजह से जो लिक्विड है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि लिक्विड इनलेट या लिक्विड इनलेट जो है वो नीचे की तरफ मौजूद होगा क्लाइंबिंग फिल्म एवापोरेटर में, तो मतलब हमारे पास लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसीलिए इसका नाम है क्लाइंबिंग फिल्म एवापोरेटर। दूसरा है फॉलिंग फिल्म एवापोरेटर, उसमें हमारे पास लिक्विड ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है। जब भी लिक्विड डाउनवर्ड मूव करेगा तो उसमें हमारे पास क्या कहलाता है, फॉलिंग फिल्म एवापोरेटर, क्योंकि उसमें जो है लिक्विड ऊपर से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। तीसरा हमारे पास है हॉरिजॉन्टल फिल्म एवापोरेटर। हॉरिजॉन्टल में जो है लिक्विड हमारे पास हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होता है। ठीक है, ट्यूब्स बनी हुई होती हैं जिगजैग मैनर में, तो उनसे जो है हॉरिजॉन्टली हमारे पास लिक्विड मूव करता हुआ जाता है। लॉन्ग ट्यूब एवापोरेटर्स के अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें, एडवांटेजेस इसके क्या क्या है कि एक तो ये बाउंड्री लेयर्स रिड्यूस कर देगा, तो उसके अलावा लार्ज सरफेस एरिया जब भी होगा तो हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा लो टेम्परेचर है और शॉर्ट टाइम है, मतलब 20 सेकंड के अंदर अंदर जो है हमारे पास इसमें एवापोरेशन हो जाती है। उसके अलावा ट्यूब बहुत लॉन्ग है, तो इसीलिए जो है हाइड्रोस्टैटिक बेड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास इंक्रीज़ नहीं हो रही होती, मतलब वो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है उसकी वजह से भी बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज़ नहीं आ रहा होता। ये यूज़ किया जाता है इंसुलिन, लिवर एक्सट्रैक्ट हैं या जो हमारे पास विटामिन्स वगैरह है उनके लिए लॉन्ग ट्यूब एवापोरेटर्स को यूज़ किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस अगर हम इसके देखें, एक्सपेंसिव है, इसके अलावा क्लीनिंग और मेंटेनेंस इसकी डिफ़िकल्ट है, फीड रेट क्रिटिकल है। अगर बहुत हाई कंसनट्रेटेड हो जाए तो भी वो हमारे पास सही से ड्राइंग एवापोरेशन नहीं हो रही होगी। अगर हमारे पास टू लो ड्राई पैचेस भी बन सकते हैं, मतलब अगर हमारे पास कंसनट्रेटेड भी बन सकती है फार्म, या जो है बहुत लो ड्राई, मतलब प्रॉपर ड्राइंग उसकी हो ही ना मटेरियल की, तो वो भी बन सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास रोटरी फिल्म एवापोरेटर या वाइड फिल्म एवापोरेटर। इसमें जो है ना एक ही सिंगल ट्यूब मौजूद होती है वाइड डायमीटर की, नैरो सिलेंड्रिकल लाइक ट्यूब मौजूद होती है। ये जो है फॉलिंग फिल्म जो हमारे पास एवापोरेटर था उसी की तरह काम कर रहा था, सिंगल ट्यूब एवापोरेटर। इसके अराउंड एक हमारे पास हीटेड जैकेट भी मौजूद होती है, ठीक है, जो हीट हमें प्रोवाइड कर रही होगी लिक्विड को। वेपर्स जो है ना वो जैसे ही वहाँ से हीट अप होते हैं तो कंडेंसर के थ्रू जाके कलेक्ट हो जाते हैं।
स्पेशली ये जो है सूटेबल है हमारे पास बहुत ज़्यादा विस्कस लिक्विड्स के लिए। जो भी हमारे पास विस्कस लिक्विड्स है उनके लिए रोटरी फिल्म एवापोरेटर सूटेबल मेथड है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स सर्कुलेशन एवापोरेटर। जनरली जो है नेचुरल सर्कुलेशन एवापोरेटर के साथ हम जो है एक एजाइटेटर भी यूज़ कर लेते हैं, मतलब एडिशनली हम उसमें जो है एजाइटेटर ऐड कर दें, एजाइटेशन का मैकेनिज़्म ऐड कर दें तो वो जो है फोर्स सर्कुलेशन बन जाती है। अब स्टायरिंग रॉड के थ्रू भी जो है कंटेंट्स को एजाइटेट किया जा सकता है, ठीक है, या जो है प्रोपेलर या पैडल एजाइटेटर भी लगा के हमारे पास जो मटेरियल है अंदर उसको एजाइटेट किया जा सकता है। जबकि स्पेशल फार्म्स में क्या किया जाता है कि एक पंप लगाया जाता है, ठीक है, और उस पंप में के ज़रिए जो है ट्यूब्स में प्रेशर क्रिएट किया जाता है और उस प्रेशर की वजह से जो है एवापोरेशन क्विक हो रही होती है। जैसे ही सुपर हीटेड लिक्विड जो है उन ट्यूब्स से निकलेगा और मतलब एवापोरेटर की बॉडी की तरफ जाएगा तो वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होगा, और प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से अचानक से वेपर्स जो है निकलेंगे और वो जाके जो है कंडेंसर की मदद से कलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ट्यूब्स मौजूद हैं और उन ट्यूब्स के अंदर से हमारे पास पंप के साथ वो ऑपरेटेड है। अब जैसे ही ये लिक्विड हमारे पास एवापोरेटर के अंदर आएगा तो वहाँ पे जो है वेपर प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से वेपर से एकदम एवापोरेट होंगे और वो कंडेंस बैक हो जाएंगे। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट करनी हो अगर हमें एफिशिएंसी एवापोरेशन की तो हम जो है मल्टीपल इफ़ेक्ट एवापोरेशन, मल्टीपल इफ़ेक्ट का मतलब क्या है कि हम जो है साइड बाय साइड मल्टीपल एवापोरेटर कनेक्ट कर देते हैं। मतलब एक हमने जो है एवापोरेटर लगाया, उससे जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, वेपर्स मिल रहे हैं, वो वेपर्स हम दूसरे को हीट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर लें, ठीक है। मीन्स एक हमने लिक्विड सिस्टम यूज़ किया, उससे हमें जो वेपर्स मिले वो वेपर्स हम कनेक्ट कर दें दूसरे के साथ, ठीक है। वो वेपर्स मतलब हम वेस्ट ना करें, अपनी हीटिंग के लिए जो एनर्जी और सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्योंकि हीटिंग जब भी प्रोवाइड करनी होती है लाइट एनर्जी इन सब सोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा होता है, तो उसको हम रीयूज़ कर लेते हैं उन वेपर्स को। पहले इफेक्ट से जो वेपर्स निकल रहे हैं उसको हम कंडेंस नहीं कर रहे, उसको कंडेंस करने के बजाय हमने दूसरे जो है एक और एवापोरेटर के साथ कनेक्ट कर दिया और वहाँ पे वो वेपर्स जाके हीट प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर जो लिक्विड मौजूद होगा वो फिर जो है एवापोरेट होगा और फिर उससे जो हमारे पास एवापोरेटर के बाद वेपर्स मिलेंगे उनको हम कलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा सेकंड हम क्या कर सकते हैं कि वेपर की रिकम्प्रेशन करें। वेपर रिकम्प्रेशन का मकसद क्या है कि टोटल जैसे हमने जो है 1.75 kg स्टीम दी, टोटल हमने इतनी स्टीम यूज़ की एक लिक्विड से एवापोरेशन करने के लिए, तो जब हमारे पास टोटल ये 1.75 kg स्टीम आई, उसने लिक्विड को हमारे को एवापोरेट किया, उसके बाद जो वो वेपर्स निकल रहे होंगे वापस, तो उनमें से हम कुछ अमाउंट को वापस रीयूज़ कर लेंगे, रीयूटिलाइज़ कर लेंगे, इसीलिए इसका नाम है वेपर रिकम्प्रेशन। मतलब वो वापस रिकम्प्रेस होंगे, दोबारा हम जो है उसमें से फॉर एग्जांपल 0.75 kg उसी में से वेपर्स हमने यूज़ कर लिए और 1 kg हम जो है दोबारा न्यू दे देंगे, तो टोटल दोबारा 1.75 kg हमारे पास स्टीम मिल जाएगी, जो दोबारा से फिर जो है प्रोसेस में यूटिलाइज़ की जा सकती है। जबकि 1 kg जो निकल गई उसमें से हमारे पास स्टीम वो हम कंडेंसर की मदद से कलेक्ट कर लेंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।